चलो गाइस, विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 जो कि है सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ क्यों रहे ना उसको समझेंगे, ठीक है। जीएसटी आने के पहले क्या होता था ना, अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स हुआ करते थे। जैसे कि प्रोडक्शन हो गया तो आपका एक्साइज ड्यूटी लगता था, जब सेल हो गया तब वैट लगता था, यानी कि एन नंबर ऑफ अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, क्यों ना इन सब टैक्सेस को जब हम लोग मर्ज कर रहे तब टैक्सेबल इवेंट भी एक सिंगल ही किया जाए। यानी कि अगर एक ट्रांजैक्शन इस कैटेगरी में क्लासीफाई होगा तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगे। बस वही टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर है आप लोगों का सप्लाई। यानी कि जब सप्लाई होगा तभी जीएसटी आएगा। अगर एक ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल के क्लासीफाई नहीं होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। यही हमें यहाँ पे सीखना है। तो सब लोग अपने अपने नोटबुक के अंदर हेडिंग दे दो, चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। और सबसे पहले ये लिख के ले लो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ लिखा करो आप लोग मेरे साथ, जो मैं लिख रहा हूँ उतना लिख के लो, बाद में मैं इन डिटेल समझाऊंगा आपको। लिख दो यहाँ पे सेक्शन 7 पढ़ने वाले हम लोग। फिर आएगा आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन 7(1)(b). फिर यहाँ पे 3 शेड्यूल्स पढ़ने वाले हम लोग, शेड्यूल 1, फिर आएगा आपका शेड्यूल 2, फिर आएगा आपका शेड्यूल 3, और एक लास्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है आपका सेक्शन 8। इतने बस हमें 6 चीजें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिख दो सब लोग मेरे साथ, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। क्या है टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर? तो वो है आपका सप्लाई। यानी कि एक ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई बोल के क्लासीफाई हो गया तो उसके ऊपर क्या आएगा, आपका जीएसटी आएगा, है ना। चलो ये लिखा आप सबने। अभी कुछ जनरल डेफिनेशंस में आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला डेफिनेशन है आपका गुड्स का। इसका डेफिनेशन है यहाँ पे गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? तो गुड्स का ना बहुत सिंपल मतलब है। क्या है गुड्स का मतलब? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ क्या बोला गया हुआ है यहाँ पे? मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है वो गुड्स कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। जैसे कि क्या आएगा, सबसे पहले लेट से ये मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, कैलकुलेटर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। कोई भी चीज अगर आपकी मूवेबल इन नेचर है वो गुड्स कैटेगरी के अंदर रहेगी। अभी ये स्टूडियो जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे ना एक एसी हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है। मुझे बताओ एसी अभी गुड्स कैटेगरी के अंदर आएगा क्या? वो दीवार के अंदर फिक्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सोचो थोड़ा सा, अभी उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, तो क्या वो गुड्स कैटेगरी के अंदर आएगा क्या? सोचो आप लोग। तो जी हाँ सर, एसी भी आपका गुड्स कैटेगरी के अंदर आएगा। रीजन बहुत सिंपल है, वो इंस्टॉल अभी हुआ है, बट पहले कहीं तो भी शोरूम से या स्टोर से हम लोग वो एसी को लेके आए ना। यानी कि एसी आपका मूव हुआ था पहले शोरूम से लेके ये स्टूडियो के आने तक। यानी कि बाय नेचर वो तो मूवेबल है, अपन उसको मूव कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो एसी जो आपने बाद में फिक्स कर दिया बट वो पहले तो मूव करके लाए हो, तो वो भी आपका मूवेबल आइटम है, इसके लिए वो भी आपका गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बट इट डज नॉट इंक्लूड, गुड्स के अंदर क्या आता, क्या नहीं आता? डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते। सिक्योरिटीज यानी कि क्या? आपके शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। मनी यानी कि आपके पास जो पैसा रहता है 10, 20, 50, 100, 200, 500 की नोट, वो आपके गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड क्या है? बट इंक्लूड्स। बट इंक्लूड्स, देखो क्या क्या इंक्लूड होता? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, क्या क्या इंक्लूड होता है देखो यहाँ पे आप लोग सब। चलो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख के ले लो। बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अगर कोई भी क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको आप लोग सेल कर रहे हो या सॉरी सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपका जीएसटी के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास वो भी आपके गुड्स के डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ये भी इसके अंदर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अभी देखो ये डेफिनेशन मैं ना सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये डेफिनेशन याद नहीं करवा रहा, रट्टा नहीं मरवा रहा, बट याद करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। ऑल्सो इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम।
ऑल्सो इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम यानी कि कोई भी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप लोगों के पास राइट है एनी सम ऑफ मनी को रिसीव करना और सामने वाले के ऊपर वो ऑब्लिगेशन टू पे हो जाता है। एग्जाम्पल, मैंने 500 रुपीज़ की लॉटरी ली, मतलब लॉटरी का टिकट खरीदा और मैं लॉटरी की वो जो लॉटरी है उसमें मेरा नाम आ गया, तो अभी मेरे पास राइट है कि मैं वो पैसा अपने पास ले लूँ और सामने वाले कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाएगा कि उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था आपका गुड्स का डेफिनेशन, जो बेसिक आप लोगों के लिए रेलेवेंट है उतना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार तुरंत मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन पढ़ा दूंगा। क्लियर है? लिखा आप सबने मेरे साथ? चलो आ जाओ एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। Goods means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। बट इसको कैसे सेल करोगे? विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर आप किसको जमीन नहीं बेच रहे, सिर्फ उसको ट्रीज बेच रहे हो, ग्रोइंग क्रॉप्स को बेच रहे हो, तो जो ग्रोइंग क्रॉप्स का आपने सप्लाई किया है वो भी गुड्स के कैटेगरी में फॉल होगा। ठीक है? सेकेंड डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए क्या बन जाता है? सर्विसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेस? पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज का क्या मतलब है? तो सर्विसेज का डेफिनेशन है ना, बहुत सिंपल रखा गया है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। जो भी चीज आपकी मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और गुड्स नहीं है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? सर्विसेज मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको हम लोग सर्विसेज मानेंगे। ठीक है? बट इसके अंदर है ना एक लाइन आती है, वो लाइन को मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। आप लोगों को लेट से यूएसए घूमने जाना था, ठीक है? तो यूएसए में तो गांधी जी वाला नोट नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा? आपका करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। यहाँ पे एक बंदा बैठा था, मनी एक्सचेंज डीलर। कौन बैठा था यहाँ पे? मनी एक्सचेंज डीलर। लेट से आप लोगों ने, ये हो आप, ये कौन हो? ये आप हो। आपने उसको लेट से 10 लाख रुपीज दिए। कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपीज दिए। तो देखो, आपने उसको मनी दिया और लेट से $1 इज इक्वल टू रेट चल रहा है ₹80। तो वो क्या करेगा? 10 लाख को डिवाइडेड बाय 80 करेगा और उसने आपको क्या किया इन रिटर्न? सॉरी, डॉलर दिया ना, रुपीज क्यों लिख रहा हूं मैं? उसने इन रिटर्न क्या किया भैया? आपको दिए $12500। अभी देखो क्या हो गया इस ट्रांजैक्शन के अंदर? आपने उसको क्या दिया? मनी। सामने वाले बंदे ने आपको क्या दिया? मनी। तो ये जो सिर्फ अगर मनी लिया, मनी दिया, तो कहना इससे ये क्या बन गया? ट्रांजैक्शन इन मनी। क्या बन गया ये? ट्रांजैक्शन इन मनी। और भैया ये जो मनी है, मनी, वो आपका गुड्स भी नहीं है और आपका सर्विस भी नहीं है। यहां तक समझा? बट ये जो मनी एक्सचेंज डीलर बैठा था, मुझे बताओ, ये कोई समाज सेवा करने के लिए तो यहाँ पे बैठा हुआ नहीं था। उसने क्या किया? ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये वाला ट्रांजैक्शन, उसके लिए उसने चार्ज किया कमीशन। क्या चार्ज किया उसने? कमीशन। कमीशन कितना रुपीस चार्ज किया? 1000। तो ये 1000 रुपीज का कमीशन, कहना इससे ये चार्ज किया गया फॉर चेंज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। रुपीज से काय के अंदर कन्वर्ट किया गया वो डॉलर्स में। तो ये 1000 रुपीज मनी नहीं है, ये कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सर्विसेज गिवन टू चेंज द मनी फ्रॉम रुपीज टू डॉलर है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? दूसरा एग्जांपल एक ऐसे समझते, लेट्स से, चलो हमारे प्रणय सर की शादी है। हमारा जो प्रणय भाई है, तुम्हारे प्रणय सर कॉस्टिंग जो पढ़ाते, उनकी क्या आ गई? शादी। ठीक है? प्रणय सर की शादी है। शादी में यहाँ पे हम लोग 3 जन नाच रहे। कौन 3 लोग नाच रहे? विजय सर, सतीश सर और करण सर। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डांस। विजय सर ने बोला यार डांस में ना ऐसा मजा नहीं आ रहा, अपन है ना थोड़ा पैसा उड़ाते। पैसा उड़ाते। मैं बोला बहुत अच्छी बात है सर, चलो पैसा उड़ाने जाते हैं शादी में नाचते नाचते। बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया ना, ये जो अपने बड़े मालिक है ना, उनके पास है ना, उनके पास 10,000 रुपीज थे, बट सारे 500 की नोट थे। सारे क्या थे? 500 के नोट थे। अभी 500 के नोट उड़ाएंगे तो 20 नोट्स में तो खत्म हो जाएगा। सर का बोलना था नहीं, अपने को पैसा ज्यादा टाइम उड़ाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ना एक पेट्रोल पंप था। यहाँ पे क्या था? पेट्रोल पंप।
हम लोग पेट्रोल पंप वाले के पास गए, उसको क्या किया, 10,000 रुपीज़ दिए। कैसे 10,000 रुपीज़ दिए, 500 के 20 नोट दे दिए उसको हमने, ठीक है। ये बंदे ने हमें इन रिटर्न क्या किया, उसके पास 10 रुपीज़ के जो नोट्स थे ना, उसके 1000 नोट दे दिया, 10 रुपीज़ के 1000 नोट दे दिए उसने हमें। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मनी। हम लोग यहाँ पे इन रिटर्न उसको क्या दे रहे हैं, मनी। तो सिर्फ ये अगर इस ट्रांजैक्शन की और इस ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो कहने से ये बन जाएगा मेरा ट्रांजैक्शन इन मनी। ये क्या बन गया, ट्रांजैक्शन इन मनी। और ये आपका गुड्स भी नहीं बोला जाएगा, ना ही ये आपका सर्विस बोला जाएगा। क्या तक क्लियर है। बट ये जो पेट्रोल पंप वाला बंदा था ना, उसने हमसे क्या किया, 200 रुपीज़ कमीशन लिया, 200 रुपीज़ कमीशन लिया। वो बोला मैंने आपको करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज करके दिया हुआ है। क्या चेंज करके दिया हुआ है, डिनोमिनेशन चेंज करके दिया हुआ है। अभी यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कोई भी केस आता है जहाँ पे आप लोगों से कोई भी कमीशन चार्ज किया गया हो करेंसी का फॉर्म चेंज करने के लिए या करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज करने के लिए, तो ये जो अमाउंट है ना 200 रुपीज़ का कमीशन, इसको माना गया हुआ है सर्विस। इसको क्या माना गया हुआ है, सर्विस। सिमिलरली यहाँ पे ये जो कमीशन 1000 रुपीज़ का आपसे चार्ज किया गया हुआ है डिनोमिनेशन को चेंज करने के लिए, इसको भी क्या माना गया हुआ है, सर्विस की माना। तो जो मनी चेंज हो रहा, मनी, उसको हम लोग ये नहीं मानेंगे। उसको क्या नहीं मानेंगे हम लोग, मनी को गुड्स भी नहीं मानेंगे, सर्विस भी नहीं मानेंगे। बट वो जो सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि फॉर्म ऑफ करेंसी चेंज कर रहा, डिनोमिनेशन चेंज कर रहा, उसके लिए अगर कोई भी फीस चार्ज कर रहा है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, सर्विसेज मानेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो आपको क्या करना था, ये सर्विसेज का डेफिनेशन लिख के लेना है, एनीथिंग अदर देन मनी, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। बट इसके अंदर एक लाइन कर लो, इसके अंदर एक लाइन ऐड कर लो, बट शाल इंक्लूड एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी। ऐसे आपके समझने के लिए लिख दो, बट शैल इंक्लूड एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी। और एक्टिविटीज कैसे, करेंसी का फॉर्म चेंज करना, करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज करना वगैरह। चलो अगर हो गया तो ये वाली डेफिनेशन आप सबको खुद से रीड करके लेनी है, इमीडिएटली रीड करके ले लो। चलो सब लोग जल्दी से फटाफट रीड कर लो सब लोग। रीड करके हो गया तो चलो ये डेफिनेशन आपके बुक में लिख के हो गया क्या, देखो अगर लिखा नहीं रहेगा तो इमीडिएटली लिख के ले लो आप लोग। चलो हो गया अब सबका, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सर्विस की डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि डेफिनेशन को समझ के लेंगे खाली इधर एक लाइन में, इसको आपको लिखना नहीं है। चलो इसको आपको क्या हो गया है, लिखना नहीं है, समझ के लेना है क्या ये डेफिनेशन। ठीक है, एक ही सेकेंड। चलो ओके, थोड़ा सा कोई ग्लिच आ गया था यहाँ पे। चलो अगला डेफिनेशन जो हम लोग यहाँ पे लिख के लेंगे वो कौन सा रहेगा आप लोगों का, कंसीडरेशन। क्या डेफिनेशन है आप लोगों का, कंसीडरेशन। देखो ध्यान से, कंसीडरेशन का अगर मैं जनरल मतलब आप लोगों को बताऊं तो वो क्या हो जाएगा, समथिंग इन रिटर्न। क्या हो जाएगा, समथिंग इन रिटर्न। कोई भी चीज इन रिटर्न देना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन। तो अगर आप वर्ड को ध्यान से देखोगे तो वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, समथिंग। तो समथिंग इन रिटर्न कैन आइदर बी मनी और इट कैन बी इन काइंड। काइंड का मतलब है आप लोग सामने वाले को इन रिटर्न गुड्स भी दे सकते हो या इन रिटर्न क्या दे सकते हो, सर्विस। यानी कि कोई भी चीज के लिए कुछ तो भी रिटर्न में देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन। ये होगा आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी आ जाते हैं हम लोग जीएसटी के डेफिनेशन में कंसीडरेशन की क्या है। ये डेफिनेशन आप लोगों को बस रीड करनी है, एग्जाम में डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाएगी, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो कंसीडरेशन का हम क्या मतलब है, आप लोग सामने वाले को क्या दे रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, इन मनी कर रहे हो या तो अदरवाइज कर रहे हो। चलो एक एग्जांपल,
मैं एक शॉप में गया, मैंने बोला भैया मुझे ये नया फ़ोन चाहिए, कितने का है? बोले 40,000 रुपीज़। तो मैंने उसको 40,000 कैश दे दिया। तो कहना इससे यहाँ पे आई मेड द पेमेंट इन मनी। हाउ डिड आई मेक द पेमेंट इन मनी? मैं उसको बोला ठीक है। फिर मैं उसको बोला भैया देखो 40,000 रुपीज़ का फ़ोन है, मैं आपको 1 साल तक सारा अकाउंटिंग और जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करके दूंगा, आप मुझे ये फ़ोन दे दो। तो अभी जो मैंने मोबाइल फ़ोन परचेस किया है उसके लिए जो मैंने कंसिडरेशन पे किया वो इन मनी किया क्या? नहीं, इन कंसिडरेशन में मैं क्या दे रहा हूँ सामने वाले को? मेरे जो भी कंसल्टेंसी की सर्विसेज है वो दे रहा हूँ। तो ऐसे केस में इसको जो मैंने आईटीआर फाइल करके दिया या अकाउंटिंग किया या जीएसटी के रिटर्न फाइल किए, वो भी क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा। तो आप लोग कंसिडरेशन मनी में दे सकते हो, अदरवाइज दे सकते हो। क्यों दे रहे हो? इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी मोबाइल खरीदा आप लोगों ने, इसके लिए आप लोग उसको कंसिडरेशन दे रहे हो। या तो इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू यानी कि सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया, उसके बदले आप लोग उसको पैसे दे रहे हो, यानी कि कंसिडरेशन दे रहे हो। या तो फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ यानी कि सामने वाले को कुछ कराना रहेगा तो उसको आप लोगों ने कुछ तो भी चीज़ दिया। जैसे कि लेट्स से हाइपोथेटिकली एग्जांपल, मुंबई इंडियंस ने विराट कोहली को एक अलीबाग में एक बड़ा सा पेंट हाउस बना के दिया ताकि वो आरसीबी को छोड़ के मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करे। तो यहाँ पे विराट कोहली को जो पेंट हाउस दिया वो क्यों दिया गया है? ताकि वो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करे। तो इसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये मतलब समझे आप? क्यों दे रहे हैं अपन उसको पैसा? क्योंकि सामने वाला आपको क्या कर रहा है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। और कंसिडरेशन कौन दे सकता है? या तो रेसिपिएंट दे सकता है या तो कोई और पर्सन दे सकता है। चलो अगर इसको लिखने की बारी आई तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा। कंसीडरेशन कैसे रहेगा? कंसीडरेशन इन मनी और अदरवाइज। चलो मेरे साथ लिखते चलो, इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, है ना, काई के लिए ये सब, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये पेमेंट कौन करेगा? बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी बाय गवर्नमेंट। कंसिडरेशन का पहला मतलब है कि आप लोग सामने वाले को पैसा दे रहे हो, इन मनी दे रहे हो, अदरवाइज दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? इन रिस्पेक्ट ऑफ, या तो इन रिस्पॉन्स टू, या तो फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। ये हो गया आपका बेसिक कंसिडरेशन का डेफिनेशन। अगर इसका मतलब आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ये आपका हो गया। ये वाला जो डेफिनेशन ये क्या हो गया आपका? जनरल अंडरस्टैंडिंग। ये आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। अभी कंसिडरेशन में और एक पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? देखो कंसिडरेशन के ना दो पॉइंट निकलते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया इन मनी और अदरवाइज, दूसरा एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस यानी कि क्या? कुछ नहीं करने को भी आपका कंसिडरेशन माना जाता है। जैसे कि क्या हो गया ना, एक एग्जाम्पल से समझो आप लोग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। ये एग्जाम्पल एकदम भारी एग्जाम्पल। ये एक सीए का ऑफिस है, ठीक है, एक सोसाइटी में, और उसी को लग के यहाँ पे एक पान वाला है। उसी को लग के कौन है यहाँ पे? पान वाला। तो पान वाले के कस्टमर आके यहाँ पे स्मोक करते थे, पान खा के यहाँ पे थूकते थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया था? इसके जो क्लाइंट्स आने वाले थे उन्होंने, क्लाइंट्स ने आना बंद कर दिया। सीए ने पान वाले को क्या बोला? मैं तेरी कंप्लेन करूंगा सोसाइटी में, या तो तू ये शॉप को छोड़ के और कहीं पे चला जा। पान वाला बोल रहा सर प्रॉब्लम क्या है? सीए बोल रहा देख तेरे यहाँ पे कस्टमर्स आते, वो यहाँ पे तो पान खाते, टोबैको खाते, यहाँ पे वो स्प्लिट करते, स्मोक करते, मेरे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रहा। तो मेरे कस्टमर्स नहीं आ रहे, मेरे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मेरा लॉस हो रहा, मैं जाके सोसाइटी को कंप्लेन करूंगा।
पान वाला सीए वाले को क्या बोला, अगर आप ऐसा करोगे ना मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, प्लीज मत करो। सीए बोलता भाई क्योंकि तेरा बिजनेस चले इसके लिए मैं मेरा थोड़ी ना धंधा बंद करूंगा, मेरे को लॉस हो रहा, मैं जाके सोसाइटी में कंप्लेन करूंगा तेरे आगे। पान वाला क्या बोला, सर एक काम करो ना, आप प्लीज टॉलरेट करो, प्लीज क्या करो, टॉलरेट करो ये स्मोक करना, और मेरी कंप्लेन मत करो, मेरी कंप्लेन मत करो। सी वाला बोला मेरे को क्या मिलेगा इससे। पान वाला बोला सर मैं डेली, एग्जाम्पल मैं डेली आपको 10 पान दूंगा उसके बदले, आप मेरी कंप्लेन मत करो, उसके लिए मैं आपको डेली 10 पान दूंगा। तो यहाँ पे ये जो सीए वाला बंदा है उसने क्या किया, उसने जो कंप्लेन करने वाला था वो कंप्लेन नहीं किया, ताकि पान नहीं, ताकि नहीं दादा, पान वाला उसके बदले उसको क्या दे रहा है, 10 पान दे रहा है। तो कहना है इसे, इसने कोई भी एक्ट किया या रिफ्रेन किया एक्ट करने से, तो वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, यहाँ पे पान वाले ने सीए वाले को कंप्लेन नहीं करने बोला और सीए वाले ने कंप्लेन नहीं किया, ये भी एक टाइप का क्या माना गया हुआ है, कंसीडरेशन माना गया हुआ है, ये भी क्या माना गया हुआ है आपका, कंसीडरेशन। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है अभी आप सबको, है ना। तो ये डेफिनेशन, ये 2 पॉइंट्स इमीडिएटली आप लोग रीड कर लो फटक से, इसको रीड कर लो जल्दी से, फिर जो लिखवाना है मैं आप लोगों को टाइम दूंगा लिखने के लिए। वीडियो को पॉज कर लो, रीड कर लो, रीड करके हो गया तो वीडियो को फिर अनपॉज कर लेना। चलो हो गया आप लोगों का यहाँ तक कंसीडरेशन पढ़ के। अगला पॉइंट, ये ऐसे डायग्राम को आप लोग बना के रखो, कंसीडरेशन का मतलब आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा, बाद में पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। भाई रुको देखो, चलो ये हो गया आप लोगों का कंसीडरेशन। वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर एक बात बताओ ना, क्या अगर हम लोग डिपॉजिट दे रहे, क्या हम लोग डिपॉजिट दे रहे तो डिपॉजिट को भी कंसीडरेशन मानेंगे क्या, इसको कंसीडरेशन मानेंगे क्या, डिपॉजिट को भी कंसीडरेशन मानेंगे क्या। तो ना मैं इसका ना एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। सर ये डिपॉजिट का ना नेचर क्या है, ये डिपॉजिट का नेचर क्या है, नेचर का मतलब है क्या ये डिपॉजिट आपका रिफंडेबल है या डिपॉजिट आपका नॉन रिफंडेबल है। सर इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, क्या हो गया, मैंने ना एक मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली, मैकडी ने मुझसे क्या बोला था, अगर आपको हमारी फ्रेंचाइजी चाहिए आपको 1 करोड़ रुपीज का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ेगा। बोला ऐसा क्यों, बोले नहीं हमारी पॉलिसी है। यहाँ पे अभी है ना, मैकडी ने भले ही मेरे से 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट बोल के लिया रहेगा, बट अगर मैं उसको एक्चुअल में देखूँ तो उनको या तो मेरे से लाइसेंस फी लेना रहेगा, या तो मैं जो ट्रेडमार्क यूज कर रहा हूँ उनका उसका पैसा लेना रहेगा। उन्होंने सीधे ट्रांजेक्शन को डिपॉजिट बोल के बताया हुआ है, बट उनका इंटेंशन ये डिपॉजिट वाला नहीं था, ये और कोई पैसा वो मेरे से लेना चाहते थे। तो अगर भैया डिपॉजिट आपका नॉन रिफंडेबल है तो उसको कंसिडरेशन मानेंगे, उसको हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे, क्योंकि उसको नाम डिपॉजिट दिया गया है, हो सकता है वो और कोई भी पैसा आप लोगों से लेना चाहते हो। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, अभी डिपॉजिट आपका क्या है, रिफंडेबल। लेट से जो मैकडी का मैंने फ्रेंचाइजी चालू किया था उसका पर मंथ का रेंट था, देखो यहाँ पे एग्जांपल में, ये जो मैकडी का मैंने जो भी शोरूम बोलो या शॉप बोलो रेस्टोरेंट लिया, उसका पर मंथ रेंट था 5 लाख रुपीज। कितना रुपीज रेंट था, 5 लाख। और ओनर ने मेरे से डिपॉजिट लिया था 30 लाख रुपीज। ओनर ने डिपॉजिट कितना लिया था, 30 लाख। ओनर क्या बोला, जब आपका ये टर्म खत्म हो जाएगा ना, आपका जब टर्म खत्म हो जाएगा मैं आपको ये डिपॉजिट रिटर्न दे दूंगा। मैं बोला ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो। तो यहाँ पे डिपॉजिट क्या है मेरा, रिफंडेबल है, ठीक है। बट क्या हो गया, मेरा मैकडी लॉस में चलने लग गया, तो मैंने ओनर को 2 महीने पहले नोटिस दे दिया। मैं बोला ओनर मेरे से ना ये रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, मैं 2 महीने बाद आपका रेस्टोरेंट एम्प्टी करके आपको दे दूंगा। 2 महीने का अपना टाइम बोला था, मैं 2 महीने पहले आपको बोल रहा हूँ कि मैं 2 महीने बाद ये रेस्टोरेंट को खाली कर दूंगा। ओनर बोला ठीक है इस महीने का रेंट दो। माना देखो मेरे पास पैसा है नहीं देने के लिए, एनीवेज मैं जब 2 महीने बाद ये आपका रेस्टोरेंट खाली करने वाला हूँ, आप मुझे 30 लाख रुपीज देने वाले हो। ओनर बोला हाँ। मैंने बोला तो ये मंथ का जो 5 लाख रुपीज का रेंट है आप डिपॉजिट में से माइनस कर दो, और जो अगले मंथ का भी रेंट है आप वो भी 5 लाख रुपीज मेरे डिपॉजिट में से माइनस कर लेना, आप मुझे एट द एंड सिर्फ 20 लाख रुपीज देना। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरा पर मंथ जो 5 लाख रुपीज का डिपॉजिट है वो मैं एडजस्ट कर रहा हूं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा हूं, डिपॉजिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा हूं। तो अगर डिपॉजिट का नेचर रिफंडेबल है तो आप क्वेश्चन पूछोगे
इज इट एडजस्टेड अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब क्या उसको आप लोग एडजस्ट कर रहे हो रिफंडेबल डिपॉजिट को, अगेंस्ट डिपॉजिट नहीं बोलना है, सॉरी, आप अगेंस्ट एनी सप्लाई, क्या उसको एडजस्ट कर रहे हो आप? अगर इसका आंसर रहेगा यस, आप लोग एडजस्ट कर रहे हो, जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने 10 लाख रुपीस को एडजस्ट किया था, तो भैया ये 10 लाख रुपीस को भी आपका क्या मानने का, कंसीडरेशन, कंसीडर करने का। बट अगर आप इसको एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, तो आपका कंसीडरेशन माना नहीं जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपॉजिट। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सबको? वीडियो को पॉज कर लो 1 सेकंड में, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, फटाक से लिख के ले लो आप लोग। चलो, हो गया आपका ये वाला पॉइंट लिख के, तो हमारा अगला पॉइंट कौन सा कंप्लीट हो गया, कंसिडरेशन। अभी एक अगला सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। ये डेफिनेशन है आपका फैमिली, इसका डेफिनेशन है फैमिली। सर ये क्यों पढ़ रहे, इसकी ज़रूरत क्या रहेगी, थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टेंशन लो मत। सर फैमिली मतलब क्या? सर फैमिली मतलब कितना सिंपल है, फैमिली मतलब फैमिली, मतलब क्या, फैमिली मतलब परिवार। अरे उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? सर मम्मी पापा चाची चाचू मामा मामी मासी मौसा बुआ फूफा, कितने सारे रिलेशन हैं इंडिया के अंदर, तो उसको कहीं तो भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो कहीं तो भी अपने को कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा या तो लिमिट लगाना पड़ेगा कि फैमिली का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखना, मैं जिस फॉर्मेट में आप लोगों को समझा रहा हूँ, जीएसटी में ना फैमिली को क्लियरली बताया गया है फैमिली कौन है। तुम तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से उसको फैमिली मत बताना। सर मेरी जो बुआ है, उसकी जो देवरानी है, उसकी जो मासी है, उसके मासी का जो भाई लगता है वो भी मेरा रिलेटिव है, वो भी रिलेटिव लग सकता। बट जीएसटी में क्या बोला गया हुआ है, हमने जो बोले वही तुम्हारे रिलेटिव है, वही तुम्हारी फैमिली है, बाकी की फैमिली नहीं है। सिंपल है, ध्यान से देखना, इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर लो। पहला तुम्हारे स्पाउस एंड तुम्हारे चिल्ड्रन, पहले तुम्हारे कौन है, स्पाउस और तुम्हारे चिल्ड्रन, ये तुम्हारी हमेशा फैमिली है, ये तुम्हारी हमेशा फैमिली है, बात खत्म। तुम्हारे स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उनके बच्चे मतलब तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारी हर बार क्या मानी जाएंगी, फैमिली। और फिर बाद में आते हैं तुम्हारे ब्रदर्स, तुम्हारे सिस्टर, तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर। क्या ये तुम्हारे ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है? क्या ये तुम्हारे ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है? इसके भी दो आंसर, यस नो। अगर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है तो वो तुम्हारी फैमिली माने जाएगी, अगर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो तुम्हारी फैमिली नहीं कंसीडर होगी। चलो यहाँ पे ध्यान से सुनना सब। फैमिली के लिए सबसे पहले स्पाउस और चिल्ड्रन ही आपकी हर बार फैमिली मानी जाएगी, भले ही फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो या तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, फैमिली माने जाएंगे। बट अगर तुम्हारे ब्रदर सिस्टर मदर फादर कोई भी है, अगर वो तुम्हारे ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है तो वो तुम्हारी फैमिली है, वरना वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। चलो इसको ऐसे समझ के लो, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से, यहाँ पे फादर सेल्फ अर्न कर रहे यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है, और जो सन है वो भी क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट। तो फादर के लिए सन हमेशा फैमिली है, बट सन के लिए अगर मैं फादर की बात करूं तो क्या फादर उसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो आंसर इज नो, फादर तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट है। चलो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सन के लिए फादर फैमिली नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर फादर फादर डिपेंडेंट है सन के ऊपर, फादर किस पे डिपेंडेंट है, सन के ऊपर, तो फादर के लिए सन तो फैमिली है, अभी सन के लिए फादर भी क्या बन जाएगी, फैमिली बन जाएगी, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। समझा आप लोगों को, बेसिक क्लियर है। चलो बढ़ेंगे आगे, ये हो गई आपकी फैमिली की डेफिनेशन। आ जाओ अभी, अभी यहाँ पे देखो, ये एक चार्ट आप लोगों को बनाना है मेरे साथ, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो मैं भी चार्ट लिखता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। देखो अभी हम लोग कौन सा चार्ट बना रहे, हम लोग एक चार्ट बना रहे जो कि है आप लोगों का सेक्शन
सेक्शन जाने दो, हेडिंग दे दो आप लोग सब लोग मेरे साथ सप्लाई। कौन सा हेडिंग दोगे आप लोग मेरे साथ? सप्लाई। और यहाँ पे लिख दो सेक्शन 7, ठीक है। फिर ये चार्ट को मस्त ऐसे 1 2 3 4 पार्ट में बाइफरकेट करो। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ तो लिखेंगे, उसको ऐसे 3 पार्ट में बाइफरकेट करो। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ तो लिखेंगे, उसको ऐसे 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करो। एक ऐसा रॉ स्ट्रक्चर बना के रखो आप लोग, फिर हम लोग इसको लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 7(1), यहाँ पे आता है आपका सेक्शन 7(1) बड़ा वाला ए। फिर यहाँ पे आता है आपका सेक्शन 7(2), यहाँ पे आता है आपका सेक्शन 7(3). सेक्शन 7(1) ये बात करता है, 7(1) छोटा वाला है, सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ GSB। 7(1) क्या बोलता? सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ GSB। GSB मतलब गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सच एज। यहाँ पे देखो सप्लाई की डेफिनेशन को इतना ओपन रखा हुआ है ना, सप्लाई मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई को हम लोग सप्लाई मानेंगे। सच एज मतलब सिर्फ उसको इलस्ट्रेटिव लिख दिया भाई कि देखो अगर ये चीज और ये सप्लाई है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इतना ही सप्लाई, और भी आ सकता है। हम तो बस आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या क्या एग्जाम्पल के अंदर आएगा? सबसे पहले आएगा आपका सेल, फिर आएगा आपका बार्टर, फिर क्या आएगा आपका एक्सचेंज, फिर क्या आएगा आपका लाइसेंस, फिर क्या आएगा आपका लीज, फिर क्या आएगा आपका रेंटल, फिर क्या आएगा आपका डिस्पोजल। सेल, बार्टर, लाइसेंस, लीज, एक्सचेंज, रेंटल, डिस्पोजल एक्सेट्रा। नहीं, ट्रांसफर आएगा, ट्रांसफर भी भूल गया मैं, ट्रांसफर। ये सब आपके ना सप्लाई के फॉर्म्स है। इसमें से कोई भी अगर एक भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है, तो भी हम लोग उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। चलो एक एक करके ना सबको हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? सेल। सिंपल है। मैं एक शॉप में गया, मैं बोला भैया 1 लीटर दूध दो। भैया बोले 60 रुपीज हुए। भैया ने मुझे मिल्क दिया, मैंने उसको 60 रुपीज पे किए। यहाँ पे एक सेल का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तो सेल आपका सप्लाई कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर। ट्रांसफर का क्या मतलब है कि देखो मेरे फैक्ट्री के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, फैक्ट्री से गुड्स मेरे वेयर हाउस में चले गए, तो यहाँ पे मैंने गुड्स को बेचा नहीं है, सिर्फ क्या किया है? फैक्ट्री से ट्रांसफर किया है वेयर हाउस में, इसको भी सप्लाई माना हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या आता है आप लोगों का? बार्टर। क्या रहता है बार्टर का मतलब? मैं शॉप में गया, बोला भैया मोबाइल चाहिए। भैया बोले मेरे को ITR फाइल करके दो। भैया ने मुझे मोबाइल फोन दिया, मैंने उनको ITR फाइल करके दिया। तो गुड्स के बदले सर्विसेज जाना या गुड्स जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बार्टर बोलेंगे। बेसिक है, क्लियर है। ये एग्जाम में कभी नहीं बोलेंगे आप लोगों को डिफाइन बार्टर वगैरह, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चल रहा है सब। फिर अगला पॉइंट क्या आता है? एक्सचेंज। मैं न्यू कार परचेस करने के लिए गया, तो न्यू कार का मुझे जब पेमेंट करना था तब मैंने मेरी ओल्ड कार भी दे दी और साथ में मैंने बाकी का कैश कंपोनेंट दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने एक्सचेंज किया मेरा ओल्ड कार फॉर न्यू कार। तो एक्सचेंज भी आपका किसके अंदर आ जाएगा? किसके अंदर आ जाएगा? सप्लाई में आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है? लाइसेंस। लाइसेंस का क्या मतलब है? परमिशन मिलना। परमिशन मिलना बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन। जैसे कि मुझे लेट्स से गवर्नमेंट ने क्या दिया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे दिया फूड लाइसेंस। सुनो मेरी बात, क्या दिया मुझे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फूड लाइसेंस दिया, तो उससे मैं अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकता हूँ महाराष्ट्र के अंदर। तो लाइसेंस भी आपका सप्लाई माना गया है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है आपका? रेंटल। रेंटल का क्या मतलब है? कोई भी चीज को रेंट पे लेना। कोई भी चीज को रेंट पे लेना, जैसे कि मैंने कंप्यूटर को रेंट पे लिया, तो ये रेंटल सर्विसेज भी मेरे किसके अंदर क्लासीफाई हो जाएगी? सप्लाई में क्लासीफाई हो जाएगी। साथ ही साथ में क्या आता है मेरा? लीज। लीज का भी मतलब है सेम, कोई भी लीगल एग्रीमेंट करना है जिससे एक पीरियड ऑफ टाइम तक मैं वो चीज को पर्टिकुलरली यूज कर सकता हूँ। जनरली समझने के लिए रेंटल शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लीज आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है? डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब परमानेंटली चीज को ऐसे दे देना कि उसको मुझे वापस से नहीं चाहिए। जैसे कि कोई चीज को फेंक देना, स्क्रैप करना, डिस्कार्ड करना, उसको क्या माना गया हुआ है? डिस्पोजल। डिस्पोजल को भी आपका सप्लाई माना गया है। क्लियर है आप सभी को? तो ये जो हम लोगों ने लिखा सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। देखो ये मतलब नहीं कि सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे, और भी कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल के क्लासीफाई हो सकता। ये तो हमने आप लोगों को एक एग्जांपल का लिस्ट दिया हुआ है। क्या क्या लिस्ट में बोला हुआ है? बोलो सब लोग, क्या क्या बोला हुआ है? बोलो सब लोग मेरे साथ, क्या क्या बोला हुआ है? पहला सेल, दूसरा
बार्टर, फिर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, कुछ भी बोल दो। अभी अगले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड। मेड यानी कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना, एग्रीड टू बी मतलब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आना जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आप लोग फ्यूचर के डेट में एग्जीक्यूट करो। बेस्ट एग्जांपल गाड़ी, मैं आज शोरूम में गया, मैंने गाड़ी परचेज की, तो गाड़ी वाला बंदा मुझे बोला अब मैं आपको डिलीवरी 2 महीने बाद दूंगा, मुझे आज आप लोग एडवांस दे दो। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन में एंटर किया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, एक प्रॉमिस किया गया है ट्रांजैक्शन फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई। क्या मानेंगे? सप्लाई। फिर अगला पॉइंट आता है बाय अ पर्सन फॉर कंसिडरेशन, बाय अ पर्सन फॉर कंसिडरेशन। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ गया पर्सन, पर्सन मतलब कौन? पर्सन का एकदम सिंपल में अगर आप लोगों को मतलब समझाऊं ना, तो एनी नेचुरल ह्यूमन बीइंग एंड एनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेचुरल ह्यूमन बीइंग यानी कि मैं, तुम, विजय सर, सतीश सर, प्रणय सर, स्नेहा मैम, ये सब कौन से क्लास, कौन से कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब है? कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी सोसाइटी हो गई, कोई भी ट्रस्ट हो गई, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, ये सभी क्या है? पर्सन। और इसके लिए क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन होना चाहिए। और कंसीडरेशन का डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़े हुए, है ना। अभी अगला पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि भैया एक ट्रांजैक्शन को जीएसटी में सप्लाई बोलने के लिए एक तो सबसे पहले जीएसबी होना चाहिए, या तो गुड्स और सर्विसेज और बोध होना चाहिए, वो उसने बिजनेस में देना चाहिए, और उसके लिए क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन होना चाहिए। यानी कि ये दो जो है, ये मेरे बन जाते हैं इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सप्लाई। ये दोनों क्या बन जाते हैं मेरे? इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सप्लाई। अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल के क्लासीफाई नहीं होगा। सर कंसीडरेशन का तो मतलब समझ गए, बिजनेस का क्या मतलब है? तो बिजनेस का डेफिनेशन चलो हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, बिजनेस में क्या क्या आता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझ के लेंगे। बिजनेस का मतलब है सबसे पहले कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर या कोई भी अदर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी तुम लोग करो। तुम लोग समझो एक बिजनेस करो जिसके अंदर तुम लोग कपड़े बेच रहे हो, या तो तुम लोग कोई भी कॉमर्स कर रहे हो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली आइटम को सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन है जैसे कि पेंटर वगैरह हो, या तुम्हारा कोई भी वोकेशन कर रहे हो तुम लोग, या तो एडवेंचर करो जैसे कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने फिर भी एक जमीन देखी कहीं पे, वहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग बना दिया, एक मेरा न्यू एडवेंचर था। कोई भी वेजर था, वेजर यानी कि बेटिंग वगैरह करवाना, या कोई भी एक्टिविटी करो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा इंटेंशन पैसा कमाना रहे या ना रहे, फिर भी उसको क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। समझो कल जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे महाराष्ट्र में लेट से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो मैंने एक बंदे को ऑर्डर दिया, किधर ऑर्डर दिया? श्रीलंका में। बोला मुझे इंडिया में तू अम्ब्रेलाज बेच, मुझे यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं उनकी मदद करनी है। तो मैंने वहाँ से एक अम्ब्रेला इंपोर्ट की 200 रुपीज़ के लिए कॉस्ट, और मैंने उसको इंडिया में 200 में ही सेल किया। यहाँ पे मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, बट फिर भी मैंने ट्रांजैक्शन किया, तो उसको भी मेरा क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। बिजनेस के लिए तुम्हारा पेक्यूनरी बेनिफिट मैटर नहीं करता। समझा आप सबको? ये होगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन तुम लोग कर रहे हो विथ और इंसिडेंटल और एंसिलियरी टू सब क्लॉज ए। देखो सिंपल बात है, बैंक का मेन काम क्या है? बैंक का पैसे लेना, पैसे देना, ये उसका मेन काम है। अगर बैंक ने लॉकर रेंट फैसिलिटी देना चालू कर दिया, वो उसका मेन बिजनेस नहीं है, बट मेन बिजनेस के लिए सपोर्टिंग बिजनेस है। मेन बिजनेस के लिए क्या है? सपोर्टिंग बिजनेस, तो उसको भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? चलो अभी थर्ड पॉइंट किसकी बात करता है? देखो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके लिए ना 4 बातें मैटर नहीं करती। एक तो प्रॉफिट मोटिव मैटर तो बिल्कुल भी नहीं करता, और ये 4 बातें भी मैटर नहीं करती, जिसके अंदर सबसे पहला क्या आता है आपका? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन।
भैया तुम कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक साल में, कुछ लेना देना नहीं है, तुमने एक ट्रांजैक्शन भी किया तो भी वो बिजनेस के अंदर क्लासीफाई होगा। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी, तुम कितनी बार आपका ये एक्टिविटीज कर रहे हो मैटर नहीं करता। अगर आपकी बिजनेस की फ्रीक्वेंसी कम है तो भी हम लोग उसको बिजनेस मानेंगे। अगर कितना कंटिन्यूस आप बिजनेस कर रहे हो वो भी मैटर नहीं करता। अरे समझो मेरा बिजनेस ही सीजनल है, मैं आम बेचता तो पूरा साल वैसे भी नहीं बेचने वाला, मैंने लेट से 2 महीने ही बेचा, वो भी वो एक्टिविटीज मेरी बिजनेस बोल के क्लासीफाई होगी। और लास्ट में आता है रेगुलरिटी, भी मैटर नहीं करता। तुम एक दिन दुकान पे आ रहे हो, 1 महीना घूमने जा रहे हो, फिर 4 दिन आ रहे हो, फिर 15 दिन जा रहे हो, तुम एक्टिविटीज को रेगुलरली नहीं कर रहे तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे, बिजनेस कंसिडर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर तुम लोग सप्लाई कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो कोई भी गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। अच्छा यहाँ पे गुड्स का क्या मतलब है, वो आइटम जो आप लोगों के कहाँ पे डेबिट होते हैं, P&L में डेबिट होते हैं। और कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होते हैं। अगर तुमने बिजनेस चालू करने के लिए कोई भी गुड्स को लिया या कोई भी कैपिटल गुड्स को लिया या किसी का भी सर्विसेज लिया तुम लोगों ने, जैसे कि एक कंपनी सेक्रेटरी को बोला मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके दे बिजनेस को चालू करने के लिए या बिजनेस को बंद करने के लिए, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन और सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। ठीक है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ईयर था 2017, ईयर था 2017 जब आपका जीएसटी ओरिजिनली फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है। तब यहाँ पे ना पुणे के अंदर एक ऑटोमोबाइल, ऐसे पुणे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है पुणे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनवाइट किया था अपने सभी मेंबर्स को जीएसटी समझाने के लिए। और ये इवेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, हर मेंबर से उन्होंने ना 2000 रुपीज़ का फीस लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसोसिएशन वाले लोग अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे। कौन सा सर्विस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके जीएसटी उनको समझा रहे, जिसके लिए वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज आर गिवन बाय एसोसिएशन टू इट्स मेंबर, इसको भी क्या माना गया हुआ है, आपका सप्लाई माना गया है। क्लियर है? सॉरी, बिजनेस माना गया हुआ है। क्या माना गया हुआ है, क्या माना गया हुआ है, बिजनेस माना गया हुआ है। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट। अगर तुम लोग कोई भी कंसिडरेशन पे कर रहे हो फॉर एडमिशन टू एनी प्रीमाइस, आप लोग जू में जा रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, वहां पे 500 रुपए दे रहे हो। क्यों? जू में जाने के लिए। आप टाइगर खरीदने के लिए थोड़ी ना जा रहे हो, आप या स्नेक खरीदने के लिए नहीं जा रहे, वो जू में एंटर करने के लिए आप लोग पैसा दे रहे हो। सिमिलरली कहीं पे क्रिकेट का मैच चालू है तो स्टेडियम में एंट्री करने के लिए आप लोग पैसा दे रहे हो। तो कहीं पे जाने के लिए, कोई एक इवेंट में एडमिशन लेने के लिए अगर आप लोग पैसा दे रहे हो, उसको भी आपका क्या माना गया हुआ है, बिजनेस माना गया है। ठीक है। फिर आता है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। ठीक है। एग्जांपल, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी सीएफओ रिगार्डिंग मर्जर टू अनदर कंपनी। इसको एग्जांपल से समझो। प्रणय भाई, अपने जो प्रणय भाई है, ठीक है, प्रणय भाई, एक बार क्या हो गया, प्रणय भाई और मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी ये ना एक ही कार में ट्रैवल कर रहे थे दोनों। तो रास्ते में मुकेश अंबानी जी के ये जो थे ईयरफोन्स वो खराब हो गए। तो वो लोग, उन्होंने ना एक मॉल के सामने गाड़ी रुकाई और प्रणय को बोला, प्रणय भाई चलो अपन अंदर जाके ईयरफोन्स खरीदते हैं। प्रणय भाई ने बोला, सर कब तक ऐसे छोटे छोटे ईयरफोन्स खरीदोगे, एक काम करो ना, ये जो कंपनी है ना ईयरफोन्स जो इंडिया में बहुत अच्छे बना रही है, अपन ना ये कंपनी को ही परचेस करते हैं। मुकेश अंबानी जी बोला, हाँ बात तो सही है, एक काम कर, जाके प्रणय भाई तू ना मर्जर कर ले वो कंपनी के साथ, सॉरी मर्जर मत कर, एक काम कर डायरेक्ट एक्वायर कर ले वो कंपनी को। क्या कर ले, कंपनी को एक्वायर। प्रणय भाई बोले मुकेश भाई को, देखो मुकेश सर, आपके मेरे पर्सनल रिलेशन अलग, बट ये बात धंधे की चालू है। मैं आपकी कंपनी में कौन हूँ, चीफ अकाउंटेंट हूँ, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर हूँ। चीफ, एक मिनट, मैं कौन हूँ आपके कंपनी में, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर। मेरा काम है अकाउंटिंग रिलेटेड बातें देखना, ये मर्जर का काम मेरा नहीं है करना। अगर आप चाहते हो मैं ये काम करूं तो मुझे इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कितना पैसा देना पड़ेगा, 2 करोड़। मुकेश अंबानी बोले बिंदास ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू इतना अच्छा आदमी है, काम करेगा, पैसा ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रणय भाई ने ये जो 2 करोड़ रुपए लिए वो अपने जॉब से रिलेटेड नहीं लिए, बट हाँ क्योंकि वो वहां पे जॉब कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिला, इसके लिए वो पैसा उन्होंने लिया, तो ये भी उनका क्या माना जाएगा,
बिजनेस। सर बट उन्होंने साल में एक ही ट्रांजैक्शन किया, तो बिजनेस के लिए वैसे भी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी मैटर नहीं करता। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। समझा? फिर अगला पॉइंट आता है एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइज सेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर, और लाइसेंस टू क्या बोला गया हुआ है, बुक मेकर, और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब। देखो रेस क्लब है, आप लोग वहां पे जा रहे हो, वहां पे एक मशीन लगी होती है जहाँ पे आप लोग बेटिंग कर सकते हो, वो बन जाता है आपका टोटलाइज सेटर। तो अगर वो सर्विसेज दे रहा है वो भी बिजनेस माना गया हुआ है। या तो जो वहां पे बुक मेकर रहते हैं जिसके पास आप लोग हॉर्स के ऊपर बेटिंग कर सकते हो, तो वो बंदे को वहां पे बिजनेस करने के लिए जो परमिशन मिलता है उसके लिए रेस क्लब उसको लाइसेंस देता है, तो वो लाइसेंस देना भी क्या माना गया हुआ है, बिजनेस। और अगर आप लोग कोई भी बुक मेकर के पास जाके बेटिंग करते हो, उसका कोई भी सर्विसेज लेते हो, वो भी क्या माना गया हुआ है, बिजनेस माना गया हुआ है। क्लियर है? और यहाँ तक ही नहीं, अगर ये कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट खुद भी दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, उसको भी बिजनेस माना गया हुआ है। बेस्ट एग्जांपल बन जाता है आपका पोस्ट ऑफिस सर्विस का। क्लियर है? ये आपका डेफिनेशन किसका था, बिजनेस का। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। बट हाँ, सप्लाई के लिए टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, टू इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला रहता है बिजनेस, दूसरा क्या रहता है आपका, कंसिडरेशन। क्लियर है? फिर एक सेक्शन आता है आपका सेक्शन 7(1)(b। ये 7(1)(b) बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन। देखो सप्लाई होने के लिए, देखो जानते सब लोग, सप्लाई होने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स कंपलसरी है। कौन से दो इंग्रेडिएंट्स कंपलसरी है, बोलो मेरे साथ फोकस करके। पहला बिजनेस होना चाहिए, दूसरा कंसीडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपका कंसीडरेशन प्रेजेंट है। फिर अगला पॉइंट क्या बोलते हैं मालूम है क्या, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। यानी कि 7(1)(b) के अंदर आपका कंसीडरेशन प्रेजेंट है बट बिजनेस प्रेजेंट नहीं भी रहा तो भी ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? सर क्या रहता, क्यों रहता, कैसे रहता, पढ़ लेंगे बाद में। अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि लेसन में क्या क्या है। फिर आएगा 7(1)(c) जिसके अंदर आएगा आपका शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 बोलेगा ट्रांजैक्शन जिनको हम लोग मानेंगे सप्लाई इवन इफ नो कंसीडरेशन। शेड्यूल 1 बोलेगा ऐसे ट्रांजैक्शन है, 4 ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग सप्लाई मानेंगे अगर कंसीडरेशन नहीं रहा तो भी। वो 4 ट्रांजैक्शन हम लोग शेड्यूल 1 के अंदर रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है 7(1)(b), ये बात करता है आप लोगों का शेड्यूल 2 के बारे में। शेड्यूल 2 क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करता है एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो शेड्यूल 2 ना ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं, शेड्यूल 2 क्या होता है, 2 ट्रांजैक्शन है, हाँ ठीक है, तो मैं बोलूंगा तू सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर आता है आपका शेड्यूल 3, सेक्शन 7(2) बात करता है शेड्यूल 3। ये होता है नेगेटिव लिस्ट। ये क्या होता है आपका, नेगेटिव लिस्ट, यानी कि ये ट्रांजैक्शंस को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। और भैया अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, मतलब इनके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? और फिर आता है लास्ट में सेक्शन 7(3), ये गवर्नमेंट के पास पावर रखता है कोई भी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये है पूरा सेक्शन अपना सप्लाई जो आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर अलॉन्ग विथ सेक्शन 8। 1 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज कर लो आप लोग और ये सारे पॉइंट्स लिख के ले लो तुरंत। चलो हो गया आप सबका, यहाँ तक लिख के बढ़ेंगे अभी अगले वाले पॉइंट के ऊपर। सर एक सिंपल बात बताओ ना, रेसिपिएंट मतलब कौन? बहुत सिंपल है, रेसिपिएंट के लिए ना ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ध्यान से सुनना। रेसिपिएंट में सबसे पहला पॉइंट है क्या कंसीडरेशन पेएबल है क्या। सर कंसीडरेशन पेएबल है क्या मतलब क्या आपको सामने वाले को कंसीडरेशन देना है क्या। मान लो आप लोग होटल में गए खाना खाने के लिए, होटल में अगर खाना खाने के लिए जा रहे हो तो कंसीडरेशन तो देना पड़ेगा। सर कंसीडरेशन अगर पैसा नहीं है तो बर्तन धोने पड़ेंगे, बात तो सिंपल है, कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा ना। तो कंसीडरेशन का क्या मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न। तो रेसिपिएंट के जब हम लोग डेफिनेशन समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट को समझ के लेंगे क्या हमें सामने वाले को कंसीडरेशन देना है क्या। अगर कंसीडरेशन देना है तो वो पर्सन जिसके ऊपर लाइबिलिटी है कंसीडरेशन पे करने की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सामने वाले को कंसीडरेशन देने की, वो बन जाएगा आपका रेसिपिएंट।
वो क्या बन जाएगा, रेसिपिएंट। और अगर कंसिडरेशन पेएबल नहीं है, सर ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पे कंसिडरेशन पेएबल नहीं होगा? सिंपल बात है, सुनो ध्यान से। आप लोग संडे सुबह एक मॉल में घूमने के लिए चले गए और मॉल में एक चॉकलेट शॉप का जस्ट ओपनिंग हुआ था। तो वो चॉकलेट शॉप क्या कर रहा था, आपको फ्री में चॉकलेट दे रहा था। तो यहाँ पे मुझे बताओ, सामने वाला तो अपने बिजनेस का प्रोडक्ट आपको दे रहा है, बट क्या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है क्या सामने वाले को पैसा देने की? तो आंसर इज नो। तो अगर समझो आप लोगों को कोई भी पर्सन गुड्स दे रहा है, कोई भी पर्सन क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, और आपके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है उसको पैसा देने की, तो गुड्स के केस में रेसिपिएंट उसको माना जाएगा जिसको गुड्स डिलीवर किए, या तो जिसको गुड्स का पोजेशन दिया, या तो गुड्स जिसको अवेलेबल करवा दिए, उसको बोलेंगे रेसिपिएंट। और अगर यही सर्विसेज हुई तो सर्विस के केस में रेसिपिएंट उसको माना जाएगा जिसको सर्विसेज एक्चुअल में प्रोवाइड की गई है। सिंपल है रेसिपिएंट का मतलब, एग्जाम में नहीं आएगा, इसको बुक में एक बार आप लोग लिख लो, तुरंत इसको बुक में लिख लो, ठीक है। डन हो गया लिख के। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सर सप्लायर मतलब कौन? सप्लायर मतलब कौन? अच्छा, सप्लायर मतलब कौन? सप्लायर मतलब सीधी बात है, जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज को देने वाला है, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, उसको क्या बोलेंगे, सप्लायर। बट अगर सप्लायर के अंदर कोई भी एक एजेंट है जो सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा, उसको भी हम लोग सप्लायर मानेंगे। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक प्रिंसिपल था गुजरात में बैठा हुआ, उसको अपना प्रोडक्ट गोवा में बेचना है, उसने गोवा में एक एजेंट को अपॉइंट किया जो आगे प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बेच रहा है, तो ये एजेंट को भी हम लोग क्या मानेंगे, सप्लायर मानेंगे। क्लियर है आप सबको? चलो, पर्सन एकदम सिंपल बात है, पर्सन इंक्लूड ऑल नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। और दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ऑल आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के डेफिनेशन में हमारे क्या क्या पॉइंट आए थे, HUF आ गया, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, BOI वगैरह वगैरह सब आ गया। क्लियर है? तो ये रहा आपका फर्स्ट वाला डायग्राम। सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ GSB सच एज, इधर एक पॉइंट लिखो, सच एज सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, वाटर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई के दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मेरे कौन से आ गए, वापस से मैं एक बार लिख रहा हूँ, कंसिडरेशन, और दूसरा क्या आ गया मेरा, बिजनेस। क्लियर है? फिर आता है अगला पॉइंट 7(1)B। चलो ध्यान से समझ के लेना। देखो सर्विस के लिए ना, सर्विस के लिए सॉरी सप्लाई के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट बोली गई थी कि कंसीडरेशन होना और क्या होना, बिजनेस होना। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है, इफ वन मिसिंग, तो हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। बट सेक्शन 7(1)B में ना कुछ चेंजेस है। 7(1)B क्या बोलता है, देखो अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का सिंपल मतलब है इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आना, इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आना। तो अगर आप लोग सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो और उसके लिए आप लोग कंसीडरेशन पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, कंसीडरेशन, फिर हमें कुछ लेना देना नहीं है, तू उसको बिजनेस के लिए ला रहा है या उसको तू पर्सनल पर्पस के लिए ला रहा है। अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया और कंसीडरेशन पे किया तो हम लोग उसको हमेशा सप्लाई मानेंगे। हम लोग उसको क्या बोला जा रहा है, हमेशा सप्लाई मानेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर समझो मुझे मेरा घर बनाना है और मैंने कोई भी इटालियन इंटीरियर डिजाइनर से मेरे घर के लिए इंटीरियर का सर्विस लिया और उसको मैंने 10,000 पाउंड का पेमेंट किया, तो यहाँ पे सर्विसेज तो मैंने इंपोर्ट की है, बट मैंने क्योंकि कंसीडरेशन पे किया हुआ है, क्योंकि मैंने क्या पे किया हुआ है, कंसीडरेशन पे किया हुआ है, फिर वो मेरे पर्सनल घर के लिए है या ऑफिस के लिए फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि 2-3 मिनट बाद हम लोग जो शेड्यूल 1 चालू करेंगे ना, उसके पैरा 4 में ये पॉइंट आने वाला है, तो उसको यहाँ पे अगर आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं उसका चार्ट आप लोगों को थोड़ी देर में बनवा दूंगा। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अभी आता है आपका शेड्यूल 1, मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना एक बार हम लोग 3 जो शेड्यूल्स पढ़ने हैं ना, उसको एक बार लिख के ले लेते हैं वापस से। देखो शेड्यूल 1 किसकी बात करता है, ट्रांजैक्शन
considered as supply even if no consideration। ये होगा आपका शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 बात करता है बाइफर्केशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज सप्लाई ऑफ या तो गुड्स या तो सर्विस। लिखते चलो मेरे साथ। फिर आएगा शेड्यूल 3, ये बात करता है नेगेटिव लिस्ट, यानी कि नेगेटिव लिस्ट का मतलब है नो जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शंस। और नेगेटिव लिस्ट के यहाँ पे लिख के रखो, ये उन ट्रांजैक्शंस की बात करता है जो कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। लिख के ले लो, ये लिख लो एक मिनट जल्दी से। चलो हो गया लिख के। अभी हम लोग चालू करेंगे हमारा सबसे पहले शेड्यूल 1। इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर टोटल आपको 4 पैराज है। कितने पैराज है? 4 पैराज। ये बात करता है कि देखो भैया यहाँ पे ना ऐसे अज्यूम किया गया हुआ है कि आपका बिजनेस है बट आपका क्या नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है। क्या नहीं है? कंसीडरेशन नहीं है। फिर भी हम लोग इसको क्या मान लेंगे? आपका सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको सप्लाई मान लेंगे। क्या क्या होता है इसके अंदर? सबसे फर्स्ट पैरा 1 मेरे साथ लिखते चलो अब सब। पैरा 1 किसकी बात करता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC has been claimed। on which ITC has been claimed। चलो अभी ये पॉइंट को ना समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। एकदम डिटेल में बताऊंगा क्योंकि रिटर्न्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये पॉइंट वापस से आना है, तब मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना आप सब लोग, ठीक है? एकदम ध्यान से सुन के लेना बच्चों। यहाँ पे एक सप्लायर है, यहाँ पे है रेसिपिएंट। सप्लायर का काम है रेसिपिएंट को GSB देना, रेसिपिएंट का काम है इसको क्या देना? कंसिडरेशन। कहना इसे इस ट्रांजैक्शन के अंदर सप्लायर के लिए ये है आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, और ये बंदे के लिए क्या बन जाता है? ये इनवर्ड सप्लाई। क्या बन जाता है? इनवर्ड सप्लाई। सप्लायर क्या करेगा? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स फाइल करेगा GSTR1 फाइल करेगा। उसके अंदर वो बताएगा सप्लायर कि देखो मैंने रेसिपिएंट को इतने इतने XYZ अमाउंट का या तो गुड्स दिया या तो सर्विसेज दिया है। मैंने रेसिपिएंट से इतने अमाउंट का टैक्स कलेक्ट किया है और इतना टैक्स गवर्नमेंट में आपको पे करने वाला हूँ। तो कहने से GSTR1 से सप्लायर की लाइबिलिटी फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है? लाइबिलिटी फिक्स होती है। बट रेसिपिएंट ने तो इसको इनवर्ड सप्लाई किया, यानी कि रेसिपिएंट का ये परचेस है, तो रेसिपिएंट का ये बन जाता है एसेट। क्या बन जाता है? एसेट। और ये जो उसने टैक्स पे किया है, जो उसने क्या पे किया है? टैक्स पे किया है, वो बन जाता है उसका क्रेडिट, जो कि ऑटो पॉपुलेट होके आता है, ऑटो पॉपुलेट होके आता है GSTR2A/2B के अंदर। रेसिपिएंट GSTR2A/2B फाइल नहीं करता, वो ऑटो पॉपुलेट होके वहां पे अमाउंट दिखती है खाली। क्या दिखती है? अमाउंट दिखती है। अभी समझो रेसिपिएंट ने एक लैपटॉप परचेस किया। क्या परचेस किया? लैपटॉप। तो कहना है इसे ये लैपटॉप के ऊपर जो भी GST था, लेट्स से 20,000 रुपीज GST है, तो ये सामने वाले बंदे के लिए, सप्लायर के लिए 20,000 का क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया, और इसके लिए क्या बन गया? एसेट बन गया रेसिपिएंट के लिए। रेसिपिएंट ने पर्टिकुलर मंथ में लेट्स से जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया रहेगा उसके ऊपर GST पेएबल आ रहा है, GST पेएबल आ रहा है लेट्स से 30,000। कितना रुपीज GST आ रहा है? 30,000। तो ये 20,000 रुपीज जब ये 30,000 के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे तो बैलेंस रेसिपिएंट को अभी कितना पे करना होगा? 10,000 रुपीज पे करना होगा, है ना? ध्यान से सुनो, यहाँ पे अभी ये एक एसेट था जिसका ITC क्लेम किया, तो ये एसेट बन जाएगा बिजनेस एसेट। ये एसेट क्या बन जाएगा? बिजनेस एसेट। मतलब देखो
मैं ना बिजनेस एसेट की ना डेफिनेशन आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। बिजनेस एसेट यानी कि क्या? बिजनेस एसेट इज आईटीसी अवेलेबल। देखो आईटीसी क्या, वो एसेट के ऊपर आप लोग आईटीसी ले सकते हो क्या? तो इसके दो आंसर है, यस नो। सर हम लोग आईटीसी क्यों नहीं ले सकते कोई एसेट के ऊपर? इधर ना मैं हेडिंग में बिजनेस एसेट नहीं लिखूंगा, एक ही मिनट ना, ध्यान से देखना। मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई भी एसेट है उसके ऊपर या तो आईटीसी अवेलेबल है या तो आईटीसी अनअवेलेबल है। सर आईटीसी अनअवेलेबल क्यों रहेगा? एक तो एसेट मैंने पर्सनल पर्पज के लिए लिया रहेगा, किसके लिए लिया है? पर्सनल पर्पज। या तो एक सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग 17(5), वहां पे आईटीसी को ब्लॉक किया रहेगा। क्या किया रहेगा? ब्लॉक किया रहेगा। क्यों ब्लॉक करेंगे, क्या क्या केसेस रहते हैं, वो मैं आप लोगों को 17(5) में समझा दूंगा। तो ये केस में एसेट आपका बिजनेस एसेट माना नहीं जाएगा, बिजनेस एसेट माना नहीं जाएगा। बट अगर एसेट के ऊपर आईटीसी अवेलेबल है तो आप लोग चेक करो, सर क्या रेसिपिएंट ने आईटीसी को अवेल किया है? अवेल किया है, इसके भी दो आंसर रहेंगे, यस अवेल किया है, नो अवेल नहीं किया। अगर अवेल किया है तो वो बन जाएगा आपका बिजनेस एसेट। क्या बन जाएगा? बिजनेस एसेट। बट अगर एक आईटीसी अवेलेबल था फिर भी आईटीसी नहीं लिया तो ये आपका बिजनेस एसेट नहीं माना जाएगा, वो आपका बिजनेस एसेट नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे ना एक पॉइंट को और आप लोग लिख के रख सकते हो, और एक पॉइंट को लिख के रख सकते हो, आपने परचेस किया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने परचेस किया तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या रहता, क्यों रहता, वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को बाद में। और अभी क्योंकि लिख ही रहे हो तो एक पॉइंट को और ऐड कर दो यहाँ पे, या तो आपने परचेस किया फ्रॉम सेक्शन 10%। अभी सर लिख के रखो आप लोग पॉइंट, बस मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा सब पॉइंट क्यों है, क्या है, कैसे। तो अभी के लिए मेरे को समझने के लिए एक सिंपल बात है कि बिजनेस एसेट यानी कि वो एसेट जिसके ऊपर क्या अवेल किया गया हुआ, आईटीसी अवेल किया गया है, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एसेट। तो समझो मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस के लिए ना एक चेयर ली। देखो मैंने क्या किया, ऑफिस के लिए चेयर लिया। तो सबसे पहले ये मेरा बिजनेस पर्पस है। कौन सा पर्पस है? बिजनेस पर्पस है। प्लस मैंने इसके ऊपर आईटीसी अवेल कर लिया। ठीक है, कितने रुपीस का आईटीसी अवेल किया? लेट्स से 2000 रुपीस का मैंने आईटीसी अवेल किया। और ये चेयर है ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, तो ये चेयर को मैंने डिस्पोज कर दिया। क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया, या तो मैंने उसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। एंड ये सब हो रहा है मेरा विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का क्या मतलब है? ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है मुझे उसमें से 1 रुपये भी नहीं मिल रहा, बट क्योंकि मैंने आईटीसी अवेल किया था तो ये परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल को भी मेरा सप्लाई माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि सबसे पहली बात ये तेरा बिजनेस एसेट था, तूने इसके ऊपर आईटीसी अवेल किया था, बात खत्म। तुझे पैसा मिले या ना मिले उसको गवर्नमेंट क्या मानेगा? सप्लाई। क्यों सप्लाई मानेगा? क्योंकि ये लिखा गया हुआ है शेड्यूल 1 के पैरा 1 में। क्लियर है आप सबको? चलो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सर बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर ये प्रोविजन नहीं रहता था तो सब लोग क्या करते थे? लेट से मेरा बिजनेस है और मेरा एक फ्रेंड है जिसका बिजनेस नहीं है, वो बेचारा अपनी जॉब करता, उसको अपने घर के लिए ना टीवी लेना था। तो वो टीवी उसने क्या बोला रहता था? वो बोला रहता था, करण एक काम कर, ये टीवी तेरे नाम पे ले ले, तू उसको बिजनेस का एसेट बता और 2 महीने बाद बोल दे कि टीवी की जरूरत नहीं कि तूने मुझे ट्रांसफर कर दिया। तो एक्चुअल में ये तो गलत तरीका हो गया ना आईटीसी क्लेम करने का। मेरा एसेट ही नहीं था, ना मेरा बिजनेस एसेट था, फिर भी मैं उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर रहा था सिर्फ ट्रांजैक्शन को ऐसा बता के कि वो मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा था। हाँ या नहीं? तो ये माल प्रैक्टिस से बचने के लिए, सुनो मेरी बात, ये माल प्रैक्टिस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया कि अगर आपका कोई भी बिजनेस एसेट है, कोई भी क्या है आपका बिजनेस एसेट, उसको अगर आप लोग परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं भी मिला तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसकी बात करता, तो ध्यान से सुनना। सेकेंड पॉइंट बात करता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी सबसे पहले ये समझने के लिए हम लोग समझेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि कौन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन?
तो डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर है ना दो बातें आती है, या तो एक रहता है आपका डिस्टिंक्ट पर्सन, या तो एक रहता है आपका डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। डिस्टिंक्ट क्या आता है आपका? एस्टेब्लिशमेंट। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब बहुत सिंपल है, समझ के लेना। अगर आपके कोई भी बिजनेस है इन अदर स्टेट, इन अदर स्टेट, तो वो बन जाएगी आपके डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक ऑफिस है गोवा में, दूसरा ऑफिस है दिल्ली में। मुझे बताओ उसको कितने रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? क्योंकि वो दो स्टेट में बिजनेस कर रहा है, इसके लिए दो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो ये जो गोवा वाला बिजनेस है और दिल्ली वाला बिजनेस है, इसके दो अलग अलग जीएसटी नंबर बन जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बन जाएगा? एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। देखो, एक पर्सन क्या कर रहा है गोवा में, उसका है पेट्रोल पंप, उसका क्या है? पेट्रोल पंप, और कोई बिजनेस नहीं है। और आपको याद रहेगा, तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक बात समझाई है कि आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है जहां से आप लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। पेट्रोल पंप आपका कहना से ये अभिनय कैटेगरी में आता है, यानी कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये क्या है आपका? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो भैया इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वेयर एज अगर आपका दिल्ली के अंदर एक सीए का फर्म है, तो इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये दोनों, एक रजिस्टर्ड और एक नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस, एक दूसरे का क्या बन जाएगा? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्या बन जाएगा? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर सीए ने कोई भी पेट्रोल पंप को अपनी सर्विसेज दी, कंसीडरेशन नहीं भी लिया, तो भी उसको क्या माना जाएगा? आपका सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या आप लोगों को? चलो फिर अगला बी पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखना, रिलेटेड पार्टीज। और ये रिलेटेड पार्टीज आप लोग मेरे साथ यहाँ से लिख के ले लो सब लोग। आप लोगों को ये लिखना है रिलेटेड पार्टीज का क्या मतलब है। रिलेटेड पार्टीज यानी कि अगर दो पर्सन है और वो एक दूसरे के बिजनेस के अंदर ऑफिसर या डायरेक्टर है, तो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे दो लोग है ना, दो बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं। कौन दो लोग कर रहे हैं बिजनेस? एक है विजय सर, दूसरे है प्रणय सर। ठीक है, अभी विजय सर के बिजनेस के अंदर प्रणय सर है चीफ टेक्निकल ऑफिसर। क्या है? चीफ टेक्निकल ऑफिसर। और विजय सर प्रणय सर के बिजनेस के अंदर है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो यहाँ पे ये दोनों पर्सन एक दूसरे के बिजनेस के अंदर ऑफिसर्स है, तो ये दोनों पर्सन एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये दोनों लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म के अगर समझो चार पार्टनर्स है, तो चारों पार्टनर्स एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है सच पर्सन आर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। अगला पॉइंट, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स, होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 25%। इसको हाईलाइट करना, मोर देन 25% वोटिंग पावर और शेयर्स इन बोथ ऑफ देम। इसको ऐसे समझो, ठीक है आप लोग। यहां पे मिस्टर ए है, यहां पे कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया हुआ है, एक कंपनी लेट से XYZ, उसके अंदर 30% शेयर होल्डिंग है और 40% शेयर होल्डिंग है उसका कंपनी MNO में। तो मिस्टर ए के लिए XYZ रिलेटेड है, मिस्टर ए के लिए MNO रिलेटेड है, बट ये XYZ और MNO एक दूसरे के लिए भी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ठीक है। और अगर समझो XYZ ने लेट से PQR में 70% शेयर होल्डिंग किया है, तो कहना है मिस्टर ए का भी इनडायरेक्टली 70% शेयर होल्डिंग हो गया PQR में, तो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे? यहाँ पे रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर अगला पॉइंट आता है वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कंट्रोल किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। जैसे कि समझो ए है, मिस्टर ए, वो कंट्रोल कर रहा है बी को, बी कंट्रोल कर रहा है सी को, तो ए और बी तो रिलेटेड है ही है, बट ए और सी भी क्या बन जाएंगे? यहाँ पे रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। क्लियर है? बढ़ू आगे। चलो
फिर अगला पॉइंट आता है अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। चलो इसको ऐसे समझो, मिस्टर ए कंट्रोल कर रहा है बी को, मिस्टर ए कंट्रोल कर रहा है सी को, तो बी और सी भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। ए और सी तो रिलेटेड पर्सन है ही है, ए और बी भी आपके रिलेटेड पर्सन है ही है। समझा? चलो अगला पॉइंट, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल द थर्ड पर्सन। अच्छा, मतलब अगर ए और बी ये दोनों, ए भी सी को कंट्रोल कर रहा है, बी भी सी को कंट्रोल कर रहा है, तो ए और बी भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। फिर आता है दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। फैमिली में देखो दो पॉइंट्स, स्पाउस और दूसरा क्या आता है आपका चिल्ड्रन। ये आपकी फैमिली कब है, हमेशा आपकी फैमिली है। बट आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर, अगर वो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है, होली और मेनली डिपेंडेंट है, तो ही वो आपकी फैमिली माने जाएंगे, वरना वो आपकी फैमिली माने नहीं जाएंगे। ये पॉइंट भी हमने देखा था। और लास्ट में आता है वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ अदर्स। अगर समझो मैं एक कंपनी हूँ और मेरा सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ही बंदा मेरा पर्टिकुलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो बाकी और कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से, क्या बन जाएगा, रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। समझा क्या? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको ये डेफिनेशन को लिख के लेना है इमीडिएटली। स्क्रीन पूरी आप लोगों के सामने, 1 मिनट का टाइम है, लिख लो सब लोग। चलो अगर बाकी है कुछ तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग, ठीक है? बढ़ेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। सर देखो ना, अभी क्या हो रहा है ना, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है या तो ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर वो दो अलग अलग स्टेट के अंदर हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर कौन से स्टेट में हो रहा है, दो अलग अलग स्टेट के अंदर हो रहा है, तो कहना है इसे यहाँ पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, क्योंकि दो स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो अगर सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, तो भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और अगर वो सेम स्टेट में हो रहा है, तो देखो एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर मेरा फैक्ट्री मुंबई में है, वेयर हाउस पुणे में है, और एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे, तो इसको सप्लाई भी हम लोग नहीं मानेंगे। बट अगर मैंने महाराष्ट्र में ही दो रजिस्ट्रेशन लिए, मुंबई में अलग, पुणे में अलग, तो 2 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो इसको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे एज सप्लाई। ठीक है? चलो अगला पॉइंट आता है गिफ्ट का। ये देखो, गिफ्ट मतलब सबसे पहली बात कंसिडरेशन मिसिंग है। कंसिडरेशन क्या है, मिसिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में गिफ्ट हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, 5000 रुपीज तक दे रहा है, तो सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर ये गिफ्ट 5000 से ज्यादा है, लेट्स से 20000 है, तो पूरे 20000 को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो गिफ्ट अप टू, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया बोलने में, अगर गिफ्ट 50,000 रुपीज तक है, कितने रुपीज तक है, 50,000, तो जीएसटी नहीं आएगा। अगर ये 50,000 से ज्यादा है, लेट्स से 80,000 है, तो पूरे 80,000 को आपका क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, और 80,000 पे जीएसटी आएगा। बट ये ना सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए गिफ्ट है, अगर दूसरे रिलेटेड पर्सन ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, मतलब कंसिडरेशन नहीं आया, बट उनको ये 50,000 का लिमिट है ही नहीं। मान लो यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे क्या, एक पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर 3 पार्टनर्स है। कौन 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, ध्यान से समझ के लेना, 3 पार्टनर्स है ए बी सी। ये पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है, कंस्ट्रक्शन करना, क्या करना, कंस्ट्रक्शन। और इसमें का जो एक पार्टनर है मिस्टर ए, इसकी ना खुद की साड़ी की शॉप है, यहाँ पे ये साड़ी को सप्लाई करता, और इसने ये साड़ी गिफ्ट की मिस्टर बी को। तो कहने से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पार्टनर्स। क्या है, ये एक दूसरे के पार्टनर्स। और क्योंकि ये पार्टनर्स है, तो ये रिलेटेड पर्सन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। साड़ी की कॉस्ट थी लेट्स सी 3,000 रुपीज, तो ये 3,000 को भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि देखो मिस्टर ए ने अपने बिजनेस का प्रोडक्ट आगे ट्रांसफर किया, उसको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, बट फिर भी ये दोनों क्या है, रिलेटेड पर्सन है, तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई। तो 50,000 का लिमिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इसके लिए खाली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए। सर बट अगर समझो ये एक बंदा है, ये एक नॉर्मल बंदा है मिस्टर ए, ये एक बंदा है मिस्टर बी, इनका कोई लेना देना नहीं। सर इसकी भी साड़ी की शॉप है, इसने ऐसे ही फुकट में इसको 3,000 की साड़ी दे दी, फुकट, पैसा लिया नहीं, इसको क्या दे दी, 3,000 की साड़ी। तो कहने से मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे नहीं किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिजनेस की आइटम तो दिया, बट बी ने ए को कंसिडरेशन नहीं दिया।
और सप्लाई होने के लिए दो बातें लगते हैं, बिजनेस और कंसिडरेशन। यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंट है, कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों चार्ट्स जो है, स्टॉक ट्रांसफर ये रहा लिखा हुआ, ये रहा गिफ्ट, इसको इमीडिएटली आपके बुक के अंदर लिख के ले लो। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लो, इमीडिएटली लिख के ले लो, हम लोग बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलो, आई होप यहाँ तक आप सबका लिख के हो गया हो। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है? प्रिंसिपल एजेंट। किसकी बात करता है? प्रिंसिपल एजेंट। देखो, सबसे पहले ना इसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल एजेंट के अंदर है ना गुड्स वाला पॉइंट कवर्ड है। कौन सा वाला पॉइंट कवर्ड है? गुड्स। इधर लिख दो, ओनली गुड्स कवर्ड, सर्विसेज नॉट कवर्ड। ये हो गया पहला पॉइंट। तो पैरा 3 किसकी बात करता? पैरा 3 सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। ठीक है? मेरा महाराष्ट्र में एक बिजनेस चल रहा था, मेरे को उसको एक्सपांड करके गुजरात में लेके जाना था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं खुद गुजरात के अंदर एक मेरा नया एंटिटी ओपन करूं, मैनेजर वगैरह बैठो और सप्लाई करूं, बट ना वो बहुत हेक्टिक हो रहा था, मुझे हेक्टिक नहीं करके लेना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र वाले बंदे ने गुजरात में एक एजेंट को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? एजेंट। महाराष्ट्र वाले ने गुजरात वाले को लेट से 10 लाख रुपीज़ के गुड्स दिए, और गुजरात वाले को बोला तू 10 लाख रुपीज़ का आगे मटेरियल कस्टमर को सप्लाई कर। जब कस्टमर ने तुझे पैसा दिया, तू तेरा 50,000 रुपीज़ कमीशन कट कर लेना, मुझे बचे हुए 9,50,000 रुपीज़ देना। सिंपल है सर। लेकिन ये जो 10 लाख रुपीज़ है, क्या इसको सप्लाई मानेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन था। क्योंकि ये गुजरात वाले एजेंट ने महाराष्ट्र वाले बंदे को कोई भी कंसिडरेशन तब नहीं दिया था। तो यहाँ पे बोल रहे सिंपल है, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए या एजेंट ने कैसे तो भी परचेस करके प्रिंसिपल को गुड्स दिए, इसको भी सप्लाई मान लेना। इसको भी क्या मान लेना? सप्लाई। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो गुजरात वाले एजेंट ने कस्टमर को गुड्स दिए ना, इसके लिए इनवॉइस चेक करो किसके नाम पे है। अगर ये इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो ही सप्लाई मानना, तो ही, क्योंकि वो एजेंट माना जाएगा। बट अगर ये गुजरात वाले बंदे ने इनवॉइस किया महाराष्ट्र वाले बंदे के नाम पे, तो ऐसा माना जाएगा कि महाराष्ट्र वाले बंदे ने ही डायरेक्ट सप्लाई किया है कस्टमर को, एजेंट का कोई भी रोल पिक्चर में नहीं आएगा। तो शेड्यूल 1 का पैरा 3 क्या बोलता कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स दिए, उसको आप लोग सप्लाई कंसीडर कर लो अगर कंसीडरेशन नहीं भी है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनवॉइस है वो किसके नाम पे होना चाहिए? एजेंट के नाम पे होना चाहिए। क्लियर है आप सबको? ये था आपका पॉइंट नंबर 3। और एक लास्ट पॉइंट एकदम एक बड़े टेबल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। लास्ट पॉइंट बात करता है, मैं इसके अंदर दो सेक्शन को मर्ज कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसकी बात चालू है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। देखो भैया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ना सबसे पहली बात, अगर आपने कंसीडरेशन पे किया, कंसीडरेशन पेड, तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे। फिर तुम बिजनेस पर्पस के लिए करो या पर्सनल के लिए करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये सप्लाई किधर मानेंगे? 7(1)(b) के हिसाब से क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। बट दूसरा पॉइंट सर, यहाँ पे कंसीडरेशन पेएबल नहीं है, कंसीडरेशन पेएबल नहीं है। तो अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, कंसीडरेशन पेएबल नहीं है, चेक करो क्या वो रिलेटेड पर्सन से है, क्या वो किससे है? रिलेटेड पर्सन। तो इसके दो आंसर, यस वो रिलेटेड पर्सन से है, नो वो रिलेटेड पर्सन से नहीं है। अगर रिलेटेड पर्सन से नहीं है तो हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर वो रिलेटेड पर्सन से भी है तो पर्पस चेक करो। क्या चेक करो? पर्पस। या तो वो बिजनेस पर्पस होगा या तो कौन सा पर्पस होगा? पर्सनल। अगर वो पर्सनल पर्पस है तो हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर आप लोग सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, वो आपका रिलेटेड पर्सन है, वो आपका क्या है? रिलेटेड पर्सन। और चलो इधर और एक बार लिख देता मैं, और आप ही की एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, आप ही की क्या है? एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, उससे आप लोग सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। किसके हिसाब से मानेंगे? शेड्यूल 1 पैरा 4, शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे।
इसको इधर फटक से लिख के ले लो आप लोग, फिर मैं ना इसके आप लोगों को सर्टन एग्जांपल्स कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे हमारा लेक्चर 2 का पार्ट 1 आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। चलो लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके ना सर्टन एग्जांपल देखो, ठीक है। आपने क्या किया, देखो यहाँ पे मिस्टर ए, उसने इंपोर्ट की है सर्विसेज फ्रॉम बी एंड उसने पे किए €20,000। कहने से ये सीधी बात है, ये आपका सप्लाई है। क्यों सप्लाई है? क्योंकि कंसिडरेशन है, तो 7(1)(b) के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, सप्लाई। मिस्टर ए ने क्या किया, इंपोर्ट किया सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर मिस्टर बी फॉर ₹2 lakh रिलेटिंग टू हिज पर्सनल यूज। चलो जानो, सीधा लिख देता पर्सनल यूज। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या बोल रहे हैं कि आपका सप्लाई है। क्यों सप्लाई है? क्योंकि कंसीडरेशन है 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई। देखो जब कंसीडरेशन पेएबल है ना, बाकी दिमाग लगाओ ही मत, सीधा क्या बोलने का, ब्रदर है, ब्रदर या तेल लेने के कमेंट, कंसीडरेशन है, सप्लाई है 7(1)(b), यही बोलता। अच्छा, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1, ये हो गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3, विल योर आंसर चेंज इन अबव इफ कंसीडरेशन इज नॉट पेड। देखो अभी क्या बोल रहे, कंसीडरेशन पे नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले कंसीडरेशन नहीं है, ठीक है, शेड्यूल बनना हो। पर्पस क्या है यहाँ पे, पर्पस पर्सनल है। पर्पस क्या है, पर्सनल, तो भी हम लोग इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस नहीं है। बिजनेस रहता तो सप्लाई मानते हैं। यानी कि चलो मेरा 4th क्वेश्चन, विल योर आंसर इन टू, मतलब टू मतलब कौन सा, ये वाला क्वेश्चन में, चेंज इफ सर्विसेस इंपोर्टेड विदाउट कंसिडरेशन फॉर बिजनेस। आंसर चेंज होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल आंसर चेंज होगा। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, पर पर्पस कौन सा है आपका, बिजनेस है, तो आंसर चेंज होगा। इसको सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 1 के पैरा 4 के हिसाब से। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ 4th कंडीशन, 4th मतलब ये वाले पॉइंट में, विल योर आंसर चेंज इफ ब्रदर इज वेल सेटल्ड लॉयर। अभी मजेदार बात आ रही है। अभी ब्रदर को क्या बोला गया हुआ है, ब्रदर वो वेल सेटल्ड है। वो क्या है, वेल सेटल्ड, यानी कि मैं बोलूँ वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मतलब वो आपकी फैमिली में नहीं आता, और क्योंकि वो आपके फैमिली में नहीं आता, वो आपके रिलेटेड पर्सन के कैटेगरी में भी नहीं आता। तो यहाँ पे भैया देखो, एक तो कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है, और सर्विसेज अपने रिलेटेड पार्टी से भी इंपोर्ट नहीं की है, तो ये कोई भी वे में आपका सप्लाई कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होगा। क्लियर है? ये 5 केसेस थे आप लोगों के सारे इंपोर्ट और सर्विस को कंप्लीट करवाने के लिए। अगर आप लोगों ने लिखा है तो बेहतरीन है, नहीं लिखा है तो 1 मिनट का टाइम है, आप लोग इस सबको लिख के ले लो, जल्दी से लिख के ले लो। लिख लो फटाक से, हो गया लिख के? चलो लेक्चर 2 का पार्ट 1 हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। पार्ट 2 के लिए ज्वाइन करना, बचा हुआ चैप्टर जिसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है।